तो वेलकम बैक गेट बैक वेंचर्स सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल बैक वेंचर्स चैनल में एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो आप सभी का अगर एक बार आप सब वापस जुड़ चुके हैं, अगर आपने मेरी पिछले दो सीरीज़ दी 3 सीरीज जो कि हमने स्टार्ट की है देखिए, तो होप सब कि आप सबको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। दैट्स वाई इसलिए आप तो अभी तक अभी सब मेरे साथ जुड़े हुए हो। ओके, तो आज हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 3। ओके, पिछले वाले लेक्चर्स में काफ़ी ज़्यादा हम जो है अपने इतिहास के बारे में जो है वो जानना स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें कि हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है, टाइम लाइन पढ़ा, उसके बाद टाइम ग्लॉसरी पढ़ी, ओके, उसके बाद पीरियड्स पढ़े, उसके बाद क्रोनोलॉजी पढ़ी, ओके, उसके बाद नेक्स्ट में हमने एक मिनट, ओके, तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने कल पढ़े थे हिस्टोरिकल सोर्सेज। हिस्टोरिकल सोर्सेज में मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के सोर्सेज होते हैं, दैट इज़ इंडिजीनियस एंड फॉरेनर, ठीक है। सो इंडिजीनियस में अलग दो टाइप्स होती हैं, दैट इज़ रेगुलर रिलीजियस एंड सेकुलर। तो रिलीजियस जब हमने पढ़ा तो रिलीजियस की भी अलग टाइप्स होती हैं। वो कौन सी थी? वो थी बुद्धिस्ट, ठीक है, जैन, ब्राह्मण्स, ठीक है। तो बुद्धिस्ट और जैन हमने पढ़ लिया। आज हमने बुद्धिस्ट और ब्राह्मण पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे जैन टेक्स्ट जो कि इंडिजिनियस टाइप है। उसके बाद जो बचेगा सेकुलर टेक्स्ट। तो जैसा सेकुलर टेक्स्ट में ये 3 टाइप्स होती हैं। तो बस आज हम ये तीनों ही पढ़ेंगे। आज का भी ज़्यादा थ्योरेटिकल ही है, बट जहाँ से पर MCQ होगी मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो बढ़ते हैं हमने टॉपिक की ओर। ओके गाइस, तो ये आज का ये होने वाला कंटेंट आज का ये होने वाला है। ओके, मैंने आपको पहले समझा दिया हुआ है। तो क्रोनोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। तो होप सब कि आपने पीछे वाला वीडियो देखा होगा, तभी जाके आपको समझ आएगी। ओके, ओके, तो सोर्सेज की बात करें तो ऐतिहासिक सोर्सेज अब हम आज पढ़ेंगे द जैन टेक्स्ट, ठीक है। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में हमने तो पढ़ लिया, जिसमें कि हमने विनय पिटका, सुत्त पिटका, अभिधम पिटका के बारे में बहुत अच्छे पढ़ लिया हुआ है गाइस। तो अच्छा, आज पढ़ेंगे हम जैन टेक्स्ट। तो जैन टेक्स्ट की बात करें तो द जैन टेक्स्ट throw light on the religious and the social conditions of that time. The Jain texts were eventually compiled in the 6th century AD and in second Jain महासभा हेल्ड एट वल्लभी इन गुजरात। देखो MCQs आ गया। सेकेंड जैन महासभा कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी, ठीक है। तो वो हुई थी 6th सेंचुरी AD में, वल्लभी गुजरात में, ठीक है, वल्लभी गुजरात में। तो ये देखो यहाँ पर MCQs का क्वेश्चन आ गया हुआ है। हालांकि थ्योरेटिकल है फिर भी देखो, बट गाइस आ ही गया है क्वेश्चन। अगर पूछा जाए कि वल्लभी गुजरात में या फिर आपको ऐसे पूछ लेते कि सेकंड जैन सभा कब हुई थी, तो सेकंड जैन महासभा कब हुई थी, वो हुई थी वल्लभी गुजरात में। ओके, सो जैन टेक्स्ट में भी 12 अंग जो है वो इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से है? दी आचारंग सूत्र एक, विच कंटेन डिसिप्लिनरी रूल्स एंड द रेगुलेशन ऑफ जैन मॉन्क्स, ठीक है। सो जो जैन मॉन्क्स है, जो जैन के साधु संत, जो जैन के जो बड़े हाई हाई लेवल के जो उनके रिलीजियस काफ़ी लोग हैं, वो उनके उनकी लाइफ किस तरह से होगी, किस तरह से उनका लाइफ के रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है, वो आचारंग सूत्र में बताया गया हुआ है। ओके, नेक्स्ट कौन सा है? तो भगवती सूत्र। भगवती सूत्र थ्रू लाइट्स ऑन द लाइफ ऑफ महावीरा एंड कंटेन लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद। सो भगवती महासूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये महावीरा की लाइफ ऑफ महावीरा और हमको 16 महाजनपद के बारे में बताता है गाइस। ओके, और कौन कौन से हैं? द नाम धामा कथा सूत्र कंटेन्स द प्रीचिंग ऑफ महावीरा। सुनाम धामा सूत्र के बारे में पता लग गया। अच्छा, बस आपको इतना रहना है कौन सी बुक में क्या है, बस, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट कौन सा अध्याय? द अंतगदा दासो एंड अनुतरव्या दासो कंटेंस लाइफ स्टोरी ऑफ फेमस जैन मॉन्क्स, ठीक है। ओके, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऐसे सिर्फ नॉर्मल स्टोरिकल माइथोलॉजिकली बुक्स के नाम बताए हुए। ओके, विवाग्यासुयम सूत्र कंटेंस डिस्कशन ऑन द कर्म फल, दैट इज फ्रूट्स ऑफ एक्शन। सो ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है।
विवाज्ञासुम सूत्र जो है उसमें हमको बताता है कि हमारे हम कर्मों के फल के बारे में बताया गया है कि अगर हम ये एक्शन परफॉर्म करेंगे तो ये होगा वगैरह। ओके, कर्म एक्चुअली कर्मों से रिलेटेड है। इसमें से ऐसे पूछेंगे नहीं आपसे, बट जैसे कुछ एक दो फेमस है, दैट इज़ द भगवती सूत्र। ठीक है, तो उसमें बताया गया दैट इज लाइफ ऑफ महावीर और 60 महान जनपद के बारे में। बाकी इतने सारी जो ये बुक्स हैं आपको अपनी नॉलेज के लिए याद करने की जरूरत है। बाकी तो ऐसा कोई सीधा से MCQ में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछेगा नहीं बुक्स के नाम। ओके, The Bhadrabahu Charitra contains the life sketch of Jain Acharya Bhadrabahu, along with the glimpses of later life of Mauryan king Chandragupta Maurya। ठीक है, तो जो बुक का नाम ही है भद्रबाहु चरित्र, सो वो भद्रबाहु के लाइफ के बारे में हमको बताता है, प्लस लिए वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी उसमें हमको देखने को मिलता है। फ्रॉम हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, द परिशिष्ट पर्व रिटन बाय जैन आचार्य हेमचंद्र वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस अमंग जैन टेक्स्ट। सो देखो यहाँ पर एक और पूछा, दैट इज द परिशिष्ट पर्व, जो कि किसने लिखी है, जो कि जैन के जो जैन्स में जो आचार्य थे उनके हेमचंद्र, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बुक का आप याद रखेंगे नाम। ठीक है, नाउ गाइस, तो जो जैन की बात करें हम जब जैनिज्म की, तो जैनिज्म में ये रिलीजियस टेक्स्ट था। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। देखो अभी हमारा जो इंडिजिनस टेक्स्ट खत्म हो चुका है, जैसे हमने पढ़ा हिस्टोरिकल टेक्सेस में लिटरेरी होते हैं और ओके आर्कोलॉजी। तो लिटरेरी में लिटरली और फॉरनर होते हैं। ठीक है, तो लिटरली में जो होते हैं इंडिजिनस एंड सॉरी फॉरनर। अब इंडिजीनियस में जो है वो है रिलीजियस और सेकुलर, और रिलीजियस में जो है वो ब्राह्मण्स, बुद्धिस्ट एंड जैन्स। सो ये तीनों अब हमारे हो गए हैं। अब हमारा कौन सा बचा है, सेकुलर। तो अब हम सेकुलर पढ़ने जगह हैं। ओके, सो सेकुलर में हमारा सबसे पहले आता है हिस्टोरिकल टेक्स्ट। ओके, ऑल्दो देयर इज नो सच टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया दैट कैन बी properly called historical text, because almost every text is written in literary or religious color, but there are some certain texts in which some historical matters are available in disappeared manner। ओके, कौटिल्य अर्थशास्त्र की बात करते हैं, वॉज कंपाइल्ड इन द 4th century BC। इट गिव्स not only detailed information regarding the system of administration but also an idea of social and religious life of people of that time। It is comparable with Aristotle's politics and the Machiavelli's princess। तो देखो यहाँ पर बताया गया है कि अगर मान लीजिए कि इतिहासिकली इतिहास के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी जो टेक्स्ट है उसको आप हिस्टोरिकल नहीं बोल सकते, क्योंकि हर एक में जो है वो कहीं ना कहीं रिलीजियस एंगल या फिर उनका जो दूसरा लिटरेरी एंगल वो जोड़ दिया गया है। बट फिर भी कुछ ऐसे टेक्स्ट हैं जिनको आप ऐतिहासिक माना जा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र आप कौटिल्य, तो अर्थशास्त्र किसने लिखा था, कौटिल्य ने लिखा था, या फिर आप चाणक्य भी उन्हीं को बोलते हो। ठीक है, तो उन्होंने लिखा था, कब लिखा था, ये 4th century के टाइम पीरियड में हमको देखने को मिलता है, जिसमें कि हमको उस टाइम पीरियड के एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया मिलता है, उस टाइम पीरियड के सोशल और रिलीजियस लाइफ के बारे में जानने को मिलता है कि किस तरह से उस टाइम के लोग रहते थे। ठीक है, और खासकर इकोनॉमिकली अर्थशास्त्र, दैट इज इकोनॉमिकली, उसमें काफ़ी सारे रूल्स भी थे, रूल्स एंड रेगुलेशन यू कैन से दैट हाउ सर्टन ड्यूटीज, इंपॉर्टेंट ड्यूटीज ऑफ किंग्स वगैरह। ठीक है, ओके, और कौन से हिस्टोरिकल टेक्स्ट हैं, कामनदाकाज नीति सर। ठीक है, टाइम पीरियड है 4th से 6th century। थ्रो सम लाइट ऑन द मोनार्की ऑफ गुप्त पीरियड, गुप्त पीरियड के मोनार्की के बारे में बताता है। तो ये सिर्फ बुक नाम याद ना, लेकिन मुझे लगता है ये पेपर में याद आएगा, बट ये वाला इसमें दैट इज अर्थशास्त्र वो इंपॉर्टेंट है। ओके, शुक्र नीति सर थ्रो सम लाइट ऑन द मोनार्की ऑफ दैट टाइम, उस टाइम के मोनार्की के बारे में 2 बुक्स हैं वो बताती हैं। सोमदेव नीति सर नीति वाक्य मित्रास गिव इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेट मोनार्की ऑफ दैट टाइम। ओके, इसमें ये भी इसने मोनार्की के बारे में बताया है। ओके, बृहस्पत्य अर्थशास्त्र इज टेक्स्ट इन कौटिल्याज इन अर्थशास्त्र ट्रेडिशन। तो जो ये वाला ये अर्थशास्त्र के ट्रेडिशन में लिखा गया है। ओके, द मोस्ट रिमार्केबल टेक्स्ट अमंग द क्रॉनिकल्स ऑफ सिंस, ये चाहनामा। अगर हम बात करें BHS 132 से, देखो गाइस यहाँ पर उठाया मैंने, हम देखो जब मैंने कहा ना कि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो वो क्रॉनिकल थी। जब हमने BHS 132 में सिंध के बारे में पढ़ा था तो हमने चाहनामा के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से जो ये चाहनामा है इसको इतिहासिकली इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, नेग्लिजिबल बताया गया, बट इसमें एक सिंध का इतिहास है। ओके, 8th century CE, इन 8th century CE AD काजी Ismail Qazi of Alor, appointed by Muhammad bin Qasim, wrote book namely
तारीख सिंध व हिंद इन अरबिक लैंग्वेज विच इज़ ट्रांसलेटेड इन पर्शियन लैंग्वेज बाय द नेम ऑफ जहनामा बाय अली बिन हामिद कुफी इन 1216। तो इस वाले पैराग्राफ से क्वेश्चन बन सकता है गाइस। द जहनामा इज आल्सो नोन एज फतेहनामा ए सिंध। इट प्रोवाइड्स डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम सिंध कॉन्क्वेस्ट। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध को कन्क्वेस्ट किया गया था, किस तरह से उन्होंने कन्क्वेस्ट किया था, किस तरह से वार हुई, किस तरह से सब कुछ हुआ, तो उसके बारे में हमको जहनामा बताता है गाइस। ओके, सो सेकुलर टेक्स्ट में हिस्टोरिकल पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सेमी हिस्टोरिकल्स। ठीक है, सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट कौन कौन से हैं। तो पन्नाइज अष्टाध्यायी इज अ ग्रामर बुक। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा पूछा गया। सो आपने याद रखना कि अष्टाध्यायी किसने लिखा है, बट पेन इन ग्रामर बुक, बट इट थ्रो सफी लाइट ऑन द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ प्री मोरियन एंड द मोरियन पीरियड। सो अगर बात करें अष्टाध्यायी के पढ़ने की, तो ये ग्रामर बुक है, बट ये फिर भी अगर हम देखा जाए तो इसमें उस टाइम पीरियड के जो कि पॉलिटिकल लाइफ और सोशल लाइफ के बारे में हमको मतलब देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, तब नॉलेज मिल ही जाती है। सेज गार्गी संहिता इज अ पार्ट ऑफ युग पुराण। इट इज़ बेसिकली ज्योतिष टेक्स्ट, बट इट मेमोराइज ग्रीक एंड द सिंथियास इन्वेजन। तो इस वाली बुक में जो है एक्चुअली देखा जाए तो ये ज्योतिष टेक्स्ट है। ठीक है, मतलब एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, बट फिर भी इसमें जो है ग्रीक्स और सिंथियास के जो इन्वेजन है वो बताया गया है, किस तरह से उनका इन्वेजन हुआ इंडिया में। सो देखो, इससे कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाती है हमको इतिहास के बारे में। सो दैट इज़ वाई इसको हिस्टोरिकल टेक्स्ट में भी डाला गया हुआ है। पतंजलि's महाभाष्य is basically a commentary book on Penna's अष्टाध्यायी, but it also provide ample historical material regarding that time। ठीक है, जो पतंजलि की महाभाष्य है वो भी इसके बारे में हमको बताती है, इस टाइम पीरियड के बारे में। कालिदास मालविकाग्निमित्रम, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बड़ी फेमस है। ठीक है, सो मालविकाग्निमित्रम किसने लिखी थी, कालिदास ने। वो एक ड्रामेटिक प्ले बुक थी। इट फर्स्ट प्ले रिटन बाई हिम। इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल एंड द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ शुंगा डायनेस्टी एंड प्रीवियस रॉयल डायनेस्टी। इट कॉल्ड मिरर ऑफ इंटीरियर लाइफ ऑफ रॉयल डायनेस्टीज। सो मालविकाग्निमित्रम देखो काफ़ी ज़्यादा एक ड्रामा बुक है, बट फिर भी इसमें कितना बताया, दैट इज़ द इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मिरर ऑफ इंटीरियर लाइफ ऑफ रॉयल डायनेस्टीज। प्लस इसमें उस टाइम पीरियड का जो शुंगा डायनेस्टी है उसके पॉलिटिकल सिस्टम और जो दूसरे डायनेस्टीज थे उसके पॉलिटिकल और सोशल लाइफ के बारे में हमको मिलता है। किस में मिलता है, दैट इज मालविका अग्निमित्रम में, बाई रिटन बाई कालिदास। ओके, नाउ द लास्ट इज बायोग्राफिकल टेक्स्ट। ठीक है, सेकुलर टेक्स्ट के टाइप से बायोग्राफिकल टेक्स्ट लास्ट है। बायोग्राफिकल राइटर्स टुक लाइफ्स ऑफ देयर रॉयल पैट्रन्स एज द थीम ऑफ देयर लिटरेरी वर्क। सो द बायोग्राफिकल टेक्स्ट cannot be regarded as genuine historically, although they contain some valuable historical information. Their main object was glorification of king rather than to give real picture of his life and the themes. That is why this is called prashasti kavya वर्सेस। अच्छा, तो इसमें बताया गया बायोग्राफिकल टेक्स्ट क्या होता है। देखो, बायोग्राफिकल टेक्स्ट का मेन मकसद ही ये होता है, दैट इज़ जो उस टाइम पीरियड की बात की जाए तो बायोग्राफी ओबियसली किंग की ही लिखी जाएगी। ठीक है, जो बहुत बड़ा या रॉयल बंदा होगा या जिसने कुछ बड़ा किया तो उसी की लिखी जाएगी। सो बेसिकली मैक्सिमम देखा अप्रॉक्सीमेटली किंग की लिखते हैं। सो किंग को अगर माना जाए तो भाई एक राइटर है, एक पोइट है। ठीक है, वो किंग के लिए जब भी कुछ लिखेगा अपने किंग को खुश करने के लिए लिखेगा। सो उसमें अतिशोक्ति अलंकार तो अवश्य आएगा। राइट, अगर एक बैटल जीती हो तो 10 बैटल जीते होंगे, एक बंदे मारा हो तो 50 बंदे का अतिशोक्ति लगाएगा। सो दैट इज़ वाई इसलिए हमको माना जाता है कि जो बायोग्राफिकल टेक्स्ट हैं वो हिस्टोरिकली उनमें रियल इन्फॉर्मेशन हो ना हो, ये रियल पिक्चर हो ना हो, इसमें ये ज़रूरी नहीं है, बट वो अपने किंग के बारे में ग्लोरीफाई करता है उसमें। ठीक है, तो उसको बायोग्राफिकल टेक्स्ट बोलते हैं। फिर भी मतलब कहीं ना कहीं उस टाइम पीरियड के किंग, उस टाइम पीरियड के सोशल लाइफ के बारे में पता लग ही जाता है बायोग्राफिकल टेक्स्ट में भी। बन भट्ट कंपोज हर्ष चरित्र। जब भी बायोग्राफी की बात आती है एंशिएंट स्टैंडर्ड की, तो बन भट्ट की जो बायोग्राफी है, जिसमें बन भट्ट राइटर थे जिन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, हर्ष चरित्र, नाम से पता लग जाता होगा कि हर्ष के बारे में, दैट इज हर्षवर्धन के बारे में लिखा था। ठीक है, कब लिखी थी, 620 AD में। इट इज़ द अर्लीस्ट अवेलेबल बायोग्राफिकल टेक्स्ट इन इंडिया। सो सबसे अर्लीस्ट बायोग्राफिकल टेक्स्ट इंडिया का सबसे कौन सा है, दैट इज बन भट्टा का हर्ष चरित्र। ठीक है, इट इज़ रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है, कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है, दैट इज संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। ओके, इट कंटेन्स 8 उच्चवास, दैट इज 8 चैप्टर्स। ठीक है, फर्स्ट 3 चैप्टर कंटेन्स ऑटोबायोग्राफी ऑफ बन भट्टा एंड द लास्ट 5 चैप्टर कंटेन्स द लाइफ स्टोरी ऑफ हर्षवर्धन। ठीक है,
तो जो पहले 3 चैप्टर हैं उसमें बन भट्ट की ऑटोबायोग्राफी है। बन भट्ट मतलब जिसने बुक लिखी है, सो पहले 3 चैप्टर सिर्फ उसी के बारे में है। बाकी जो 5 चैप्टर हैं उसमें हमको हर्षवर्धन के बारे में जानने को मिलता है। ओके, तो हाईली एक्सकेटेड इट गिव्स एक्सीलेंट आइडिया ऑफ कोर्ट लाइफ अंडर हर्षवर्धन एंड द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ इन हिज टाइम। तो मैंने आपको बताया कि जैसे कि खासकर तो उस टाइम के रूलर की ही तारीफ, इस टाइम के रूलर की ही चर्चा ग्लोरीफाई करते हैं। बट इस बुक में साथ साथ में उसी हर्षवर्धन के अलावा हमको उस टाइम पीरियड का जो कोर्ट सिस्टम था, किस तरह से उनका जो दरबार लगता था राजा, उसके बारे में, प्लस सोशल प्लस रिलीजियस लाइफ के बारे में भी देखने को मिलता है। ओके, जय सिंह सूरीज कुमारपाला भूपाला चरित्र डिस्क्राइब्स कुमारपाला द चालुक्य रूलर ऑफ अनही अनिहलवारा। ठीक है, सो इसमें चालुक्य डायनेस्टी का जो रूलर कुमारपाल, उसके बारे में देखने को जानने को मिलता है। आनंद भट्ट बाल चरित्र डिस्क्राइब हिस्ट्री ऑफ बाल सेना द सेना रूलर ऑफ बंगाल। ठीक है, चंद्रप्रदाई वॉज अ कोर्ट पोइट, देखो ये इंपॉर्टेंट है, चंद्रप्रदाई वॉज अ कोर्ट पोइट ऑफ पृथ्वीराज थर्ड। ठीक है, तो पृथ्वीराज थर्ड का जो कोर्ट पोइट था वो था चंद्रप्रदाई। ये भी एमसीक्यू से पूछेगा। द चौहान रूलर ऑफ शाकंबरी ही रोट पृथ्वीराज रासो। देखो इस पे भी क्वेश्चन आता है कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी चंद्रप्रदाई ने। द फर्स्ट हैपिक इन हिंदी लैंग्वेज, देखो यहाँ पर सीधे क्वेश्चन पूछे विच इज द फर्स्ट हैपिक इन द हिंदी लैंग्वेज, दैट इज पृथ्वीराज रासो बाई चंद्रप्रदाई। ठीक है, पृथ्वीराज रासो डिस्क्राइब लाइफ अकाउंट ऑफ पृथ्वीराज थर्ड एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पृथ्वीराज एंड मोहम्मद गोरी। सो जब हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की और मोहम्मद गोरी की, तो कौन सा वो पृथ्वीराज कौन से थे, वो पृथ्वीराज थर्ड थे। सो गाइस इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कन्फ्यूजन होती है, एक बार पूछा भी गया था बट उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन गलत हुए थे गाइस के। सो वो पृथ्वीराज थर्ड थे जिनका बैटल हुई थी मोहम्मद गोरी से। ओके गाइस, लास्ट पे हम कुछ कोर्ट के पॉइंट्स भी देख लेते हैं कि कौन सा पॉइंट था और कौन से कोर्ट से, मतलब कौन सा किंग किस डायनेस्टी का था। ठीक है, सो बन भट्ट की बात करें तो हम वो था हर्षवर्धन के टाइम पीरियड का। ठीक है, वर्धन डायनेस्टी से था। ओके, वकपति राज जो थे वो यशोवर्मन से थे। ठीक है, जो चंद्र डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। उसके बाद पद्मगुप्ता परिमल वो थे वकपति मुंज। ठीक है, जो परमार डायनेस्टी थी उस टाइम पे उससे थे। उसके बाद वलाल जो थे वो भोज से थे। बिल्हाना जो थे वो विक्रमादित्य के टाइम पीरियड के थे। ओके, संध्याकार नंदित जो थे वो रामपाला के डायनेस्टी के थे, जो पाला डायनेस्टी से हैं, रामपाला किंग के अंडर थे। ओके, हेमचंद्र जो थे वो कुमारपाला चालुक्य सोलंकी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ये पॉइंट थे। ठीक है, जय सिंह सूरी जो पॉइंट थे, जो राइटर थे, वो कुमारपाला, वो भी चालुक्य और सोलंकी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। उसके बाद आनंद भट्ट वो बाल सेना सेना डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। चंद्रप्रदाई अभी हमने पढ़ा पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज थर्ड के टाइम पीरियड में जब पृथ्वीराज रासो लिखी थी। ठीक है, वो चौहान डायनेस्टी से बिलोंग करते थे ये। ठीक है, उसके बाद जयनक वो पृथ्वीराज थर्ड, ये भी पृथ्वीराज थर्ड के टाइम पीरियड के हैं। ओके, जयचंद्र की बात करो तो हमीर देव दैट इज चौहान, ये भी चौहान के से हैं। उसके बाद राजनाथ सेकंड वो थे अच्युता देव राय। ठीक है, तुलवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो ये था आज का टाइम लेक्चर। होप सबके आप सबको पसंद आया होगा। हमने सिर्फ इसमें टेक्स्ट वगैरह ही पढ़े। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वाले में हम पढ़ेंगे फॉरेनर टेक्स्ट। ठीक है, उसको ख़त्म करने के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट ईयर पर। होप सबके आपको सबको पसंद आएगी। थैंक यू एंड बाय बाय।